स्टूडेंट्स, आज हम जेई और नीट के प्रिपरेशन की अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं। हम जिस काम को करने निकले हैं उसके बारे में करेक्ट स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी के पेरेंट्स के साथ मीटिंग में जो हमने समझा कि आप में से कई लोग अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर श्योर नहीं हैं। Let me first of all tell you that our strategy should be as simple as possible. Simple is most beautiful. Don't make it unnecessarily complicated. Of course, JEE and NEET are competitive exams. Lakhs of students fight for few thousand seats in these two exams. So this makes the exam a tough exam. So to accomplish something which is very coveted, which is regarded as high achievement, should not be easy. It's not easy. I am not saying it is easy. However, we have to keep a simple strategy in our mind, and we have to follow that strategy throughout 2 years of our preparation, and that will definitely ensure success. Despite the fact that there are lakhs of students, handful of them are really sincere and they work continuously, tirelessly for 2 continuous years. So if you are a hard working student, if you have a good strategy in hand, you need not worry about what others are doing. You can simply keep on working on your goal, and let me tell you, you will be successful. जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे, मैं बता रहा हूं, उस दिन बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या बाकी लोग इतने कमजोर थे। आज आप असेस नहीं कर पा रहे हो कि कंपटीशन रियली में कितना टफ है। आपको बहुत टफ लग सकता है, आप में से अधिकांश लोगों को, पर ये उतना टफ नहीं है, और ये उसी दिन साबित होगा जब आप सेलेक्ट हो जाओ। सेलेक्ट होने के लिए हमें अपनी स्ट्रैटेजी को सही करने के लिए किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। बहुत सिंपल, मैं कोई बहुत नया कुछ बताऊं आपको, एक जादू की पुड़िया निकाल के दे दूं, ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूं। जस्ट मैं आपके दिमाग में एक लकीर खींच देना चाहता हूं कि दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। प्रिपरेशन का जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है अटेंडिंग लेक्चर्स। अटेंडिंग लेक्चर्स, आप इस समय जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं या कुछ लाइव जूम क्लासेस अटेंड करते हैं, इन लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको क्या क्या करना है, इस पे आते हैं। ऑफ कोर्स यू शुड बी वेरी अटेंटिव। इफ पॉसिबल यू कैन रीड अ बुक before actually attending the lecture. If you can do this, it will take you far ahead of others. What I said, अगर तुम पहले एक किताब पढ़ो, खुद से समझने की कोशिश करो और फिर लेक्चर अटेंड करो, तो बात ही निराली हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कर सको तो बहुत अच्छा, नहीं भी किया तो आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। लेक्चर अटेंड करते समय most important thing is to make a very good notes. Write as much as possible. Write as much as possible. एकदम लिखते ही रहो। हो सकता है टीचर पढ़ाते समय बहुत सारी बातें बोलता है जो बोर्ड पे नहीं लिखता है, and you find that those sentences are important. Do write them. किसी भी भाषा में लिखो,
इंग्लिश में, हिंदी में, या अपने किसी लैंग्वेज में जो आप घर में बात करते हो, किसी भी भाषा में लिखो। योर नोट्स आर फॉर यू ओनली। आप जो नोट्स बना रहे हो वो सिर्फ आपके लिए, आपको समझ में आना चाहिए कल उसको पढ़कर। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना। हर एक बात जो आपने कान में सुनी और आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत, इस चीज को समझने के लिए स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसको वहां लिखो। इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक ए ब्यूटीफुल नोट। आप रेडिंग से अंडरलाइन करो और बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, अगर लिख सकते हो तो अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि तुम्हारे नोट सिर्फ तुम्हारे लिए हैं भाई। तुम ऐसा साफ सुथरा लिखो कि तुम समझ सको पढ़ के। साफ सुथरा तो लिखना है, ऐसा साफ सुथरा लिखो कि तुम उसे समझ पाते हो। तुम किसी और को समझाने के लिए नोट्स नहीं लिख रहे हो, न तो तुम अपने नोट्स किसी को देने वाले हो। तो अगर तुम्हें कोई बात लगी और तुम उसको हिंदी में जल्दी सोच पा रहे हो, हिंदी में लिख पा रहे हो, लिख लो, वहीं पे लिखो। टीचर ने शायद नहीं लिखा होगा क्लास में पढ़ाते समय कि एक रस्सी में जो टेंशन फोर्स होता है, वो रस्सी अपने दोनों एंड पे लगी चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती है। ऐसा शायद बोर्ड पे नहीं लिखा, पर 25 बार कहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको तुम लिखो, जिससे कि तुम अपने नोट्स जब पढ़ो तो तुम्हें वो समझ में आ जाए। देखो, एक लेक्चर अटेंड करना, 1.25 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर अटेंड करना एक मुश्किल काम है। आप सोचोगे कि रिवीजन के टाइम पे मैं फिर से ये लेक्चर देखूंगा, तो ये बड़ी भारी मिस्टेक है। आपके पास जो चीज़ सबसे ज़्यादा लिमिटेड है वो है टाइम। एग्ज़ाम तो अपने शेड्यूल डेट पे ही होगा, और आप जिन लेक्चर्स को आज देख रहे हो, फिर से सारे लेक्चर्स दोबारा देख सको, लेट मी एश्योर यू, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। तो आप लेक्चर कोशिश करनी है कि एक ही बार देखें और ऐसे नोट्स लिख डालें कि अब तो बस कॉपी के पेज फटाफट पलटें और रिवीजन हो जाए। तो लेक्चर सुनते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, राइट एज मच एज पॉसिबल। किसी भी भाषा में लिखो, नोट्स किसी और को दिखाना नहीं। तो बेझिझक जिस भाषा में, जैसे शॉर्ट सेंटेंसेस, कुछ अपने शॉर्ट हैंड नोटेशंस भी बना लो कि किसी वर्ड के लिए तुमने कुछ शॉर्टकट लिखने का तरीका बना लिया, बनाओ। सिर्फ तुम्हें समझना है खुद को, अपने नोट्स को, ये याद रखो। सेकेंड थिंग इज, डू अटेम्प्ट क्वेश्चंस गिवन ड्यूरिंग लेक्चर्स। आपने देखा होगा कि हम जब आपको लेक्चर देते हैं, कई बार ऐसा कहते हैं कि बेटा पॉज बटन दबाओ और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद ही वीडियो को रिज्यूम करो और हमारे सॉल्यूशन को देखो। इस स्टेप को ऑनेस्टली फॉलो करना है बेटा। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे डिस्कशन में, जब तक आप जो क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है क्लास में उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, उसको खुद से नहीं सोचोगे एक्टिवली, तब तक आप नहीं सीखोगे। मेरे पढ़ाने से आप नहीं सीखोगे, खुद करने से आप सीखोगे। मैंने जो क्वेश्चन दिया उसको जब आप एक्टिव होके सोचते हो, भले ही गलत किया, दैट इज इमटेरियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने सोचा, जो डिस्कशन चल रहा है उसमें आप बने हुए हो। आप एकदम ऐसे स्लीपी मोड में लेक्चर को देख रहे हो, ऐसा नहीं है। आप डिस्कशन में चल रहे हो, अभी क्या क्वेश्चन चल रहा है उसके बारे में सोच रहे हो, खुद से ट्राई कर रहे हो, ये सीख रहे हो आप। ये नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। तो जो भी लेक्चर चल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कुछ भी, उसमें टीचर ने क्वेश्चन पूछा, पॉज करो। भले ही टीचर ने नहीं बोला पॉज करने को, पॉज करो, खुद से सोचो कि इसका क्या आंसर हो सकता है, रीजन करो। उसके बाद इफ रिक्वायर्ड तो सॉल्यूशन को देखो कि टीचर ने कैसा सॉल्यूशन किया। आपका मेथड हो सकता है टीचर के मेथड से अलग हो, और आपके और टीचर के आंसर सेम है, हो सकता है ऐसा कई बार। तो आपको जरूर सोचना चाहिए, यू मस्ट पॉन्डर ओवर इट, कि मैंने ऐसा क्या सही कर दिया कि मेरा आंसर भी सही है। यू मस्ट स्टॉप एंड थिंक व्हाई योर आंसर इज करेक्ट। इफ योर आंसर इज करेक्ट, व्हाई टीचर डिडंट फॉलो योर स्टेप्स। क्या टीचर के मेथड में कुछ शॉर्टकट है? क्या टीचर ने जैसे किया उसको करने से जल्दी आंसर आ रहा है? इन बातों को जरूर सोचें।
तभी आपकी लर्निंग होगी। हड़बड़ करने से कि मेरे पास बहुत कुछ पढ़ने को है, मुझे जल्दी जल्दी करना है, नहीं, आप नहीं सीखेंगे। आप एकदम ग्रेजुअल पेस पे, अपने पेस पे सीखो, आप सबसे ज़्यादा सीखोगे। It is not quantity which is important, it is always quality that is important. So quality of attending lectures improves manifold when you are involved in all discussions, when you are trying to answer all the questions raised during the lectures on your own. That means you are 100% involved in the lecture and definitely you have learnt most. Then the second thing is, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बोलूँ, अगर आपके लेक्चर्स के दौरान कोई डाउट्स होते हैं, मार्क योर डाउट्स एंड whatever doubt is there, please ask those questions on whatever platform you have been provided. जैसे राइट नाउ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने क्वेश्चन फॉरवर्ड करते हो, करो, लेक्चर के इमीडिएटली बात करो। अगर आप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ टच में हो, उनसे डिस्कस करो। दो फ्रेंड्स के बीच का डिस्कशन उससे ज़्यादा सिखाने वाली तो कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। अगर लेक्चर में कहीं कोई डाउट हुआ, किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट हुआ, तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से एक फ्रेंड से डिस्कस कर लेना चाहिए। दो फ्रेंड, वो टीचर नहीं है, वो बताने में बोलने में कुछ झिझकेगा, तो बड़े ऑनेस्टी से डिस्कशन होता है। उसने जो समझा, आपने जो समझा, बता रहे हो, और उसमें एक कोई बहुत ही बड़ी सी बात निकल के आ सकती है जो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझने में मदद करते। तो लेक्चर्स को अटेंड करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। राइट एज मच एज पॉसिबल, डू अटेम्प्ट क्वेश्चंस गिवन ड्यूरिंग द लेक्चर्स एंड मार्क डाउट्स एंड आस्क, दैट इज द most important thing. Then the second part of your preparation is self study. Self study, this is my personal view that this is the most important part. आप अगर पूरे स्टडी आवर्स में ट्यूशन ही लेते रहो, किसी टीचर से पढ़ते रहो और सोचो कि नीट और जेई में क्वालिफाई कर जाए, तो लेट मी टेल यू, यू कैन नेवर डू इट। यू विल लर्न ओनली व्हेन यू आर एक्टिवली थिंकिंग। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट of your entire preparation. I repeatedly keep on telling students that read books, not number of them. You can have one good book in each subject and try to read them. As I said, before attending a lecture, you should try to read a book. Before attending a lecture, you should try to read a book. If that has not been possible for some reason, then after lecture you should read the book. Same topic. After lecture you must read the book if you haven't read it before attending the lecture. So read a book. It is important. Reading habit is most important, because these days the questions that are asked in these exams test your comprehension ability. Comprehend करना मतलब समझने की ability को चेक करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता find this, एक एक्सप्रेशन लिखा है and find this. It is difficult to understand. The question itself is difficult to understand. एक क्वेश्चन 6 लाइन 8 लाइन, एक पूरे पैराग्राफ 10 लाइन का भी होता है। उस क्वेश्चन को पढ़कर समझना और फिर उसका आंसर फॉर्मुलेट करना, ये एक बड़ा ही टीडियस टास्क है। वो स्टूडेंट बाजी मार ले जाता है जो क्वेश्चन को जल्दी समझ जाता है, जिसकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बेटर है। तो कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी हमारी अच्छी कैसे होगी? जब रीडिंग हैबिट हो। आप ठीक है, दूसरे बुक्स पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स को ही पढ़िए।
मैंने किसी बात को एक तरीके से कहा, एक बुक को पढ़ेंगे तो शायद उसमें एक दूसरा मेथोडोलॉजी फॉलो किया गया है, किसी दूसरे एंगल से सेम सिचुएशन को एनालाइज किया गया है। हो सकता है कि इससे बेटर आपको वो लगे, और कई बार आपको इससे बेटर ये लगेगा, मे बी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि बुक को पढ़ते समय आप एक्टिवली सोच रहे होते हो, यू आर फोर्स टू थिंक, नहीं तो आपको एक भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आएगा। नाउ व्हाइल रीडिंग ए बुक, टेक ए पैराग्राफ बाय पैराग्राफ अप्रोच। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बुक में एक पैराग्राफ को तुमने पढ़ा, अब रुको, खुद से पूछो इस पैराग्राफ में क्या सीखने को था। यहां मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि किसी भी पैराग्राफ में एक फैक्चुअल बात हो सकती है, एक फैक्ट हो सकता है। जैसे किसी पैराग्राफ में लिखा हो सकता है फिजिक्स के किसी बुक में कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो दिस इज ए फैक्ट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। और पूरे पैराग्राफ में एक मैसेज हो सकता है, ऑथर आपसे कुछ कहना चाह रहा है। एक पैराग्राफ में कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज ए फैक्ट, यू हैव टू मेमोराइज दिस ऑफ कोर्स। पर उस पैराग्राफ में कुछ मैसेज भी है, वो कुछ कहना चाह रहा है, वो कुछ समझाना चाह रहा है। हैव यू अंडरस्टूड दैट मैसेज? पैराग्राफ पढ़ने के बाद हड़बड़ नहीं करो, रुको। वो जो बुक है वो पूरे तुम्हें साल भर में पढ़नी है, हड़बड़ नहीं। एक पैराग्राफ पढ़ा, आंख बंद करो, खुद को बताओ इसमें कोई फैक्ट था क्या? था, हाँ, उसको याद करो। नहीं था, कोई बात नहीं। मैसेज क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू यू, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। वो उसी लैंग्वेज में रिपीट करो, दिस इज नॉट नेसेसरी। आप अपनी भाषा में खुद को समझाओ। क्या तुम समझ गए भावना क्या थी उस पैराग्राफ में? देन मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। सो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, रीड द बुक पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। यू मस्ट अंडरस्टैंड। आप ठीक है, एक पैराग्राफ में किसी एक सेंटेंस का मीनिंग बहुत बढ़िया नहीं समझ में आ रहा है, डजंट मैटर, पर पैराग्राफ में जो मैसेज है वो समझ में आ रहा है क्या? ओके, आपने अच्छा काम किया, यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बुक को पढ़ो। रीडिंग हैबिट इज मस्ट, टेक माय वर्ड, ये नहीं करने से इससे भी आप पीछे छूट जाएंगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी एग्जाम हॉल में, आप क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। दिस इज वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन आफ्टर रीडिंग बुक्स, if your book has solved examples, let us say, so what I suggest is solve the questions which are already solved in the book, do solved examples. In fact, while attending lectures, in each and every lecture, if I am not wrong, we discuss maybe 5 to 10 questions. अक्सर ऐसा होता है कि लेक्चर में 10 क्वेश्चन तक डिस्कस होते हैं, तो लेक्चर सुनने के बाद हो सके तो उन 10 क्वेश्चंस को भी रिपीट करो, फिर से सोचो, करो। और आपके पास ऐसी बुक है जिसमें कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, तो उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को भी करो। तो सेल्फ स्टडी में बुक पढ़ो, रिपीट, प्रॉब्लम्स दोज वेर टेकन ड्यूरिंग द लेक्चर, आई एम जस्ट राइटिंग इन ब्रीफ, रिपीट लेक्चर प्रॉब्लम्स, and few solved examples. अक्सर हम इस बात को नहीं समझते, हमें लगता है कि ये बुक है, इसमें इतने क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, ओके दैट इज डन, उसको अलमीरे में सजा के रख देने से काम हो गया। नहीं भाई, आपके बुक में अगर किसी चैप्टर में 10 सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, 15 सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, डू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कैसे करना है? क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन लिखा है, तो हम क्या करें? नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व्ड एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, इफ रिक्वायर्ड ड्रॉ ए डायग्राम इन योर नोटबुक, नोट डाउन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, रीरीड द क्वेश्चन, मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, नाउ क्लोज द बुक, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। हो सकता है कि उस क्वेश्चन में आप कुछ दूर तक आगे बढ़ पाए,
और कई बार क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको कोई क्लू नहीं है कि पहला स्टेप क्या लिखा जाए, हाउ टू स्टार्ट, यू जस्ट डोंट नो। थोड़ी देर तक सोचने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में स्टार्ट कहां से करें। ऐसी सिचुएशन में उस बुक को वापस खोलिए जहां सॉल्यूशन किया गया है, जस्ट हैव ए ग्लिम्प्स ऑफ दैट, उसकी एक झलक देखो। जहां सॉल्यूशन है उसकी जस्ट एक झलक भर देखो तुम, तो झलक देखते ही तुम्हें शायद लाइन ऑफ थॉट मिल जाएगा। जैसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमने जैसे ही झलक दिखा और तुम्हें समझ में आ गया कि अच्छा इसमें तो हमें S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा है, या एनर्जी कंजर्वेशन जैसा कुछ दिख रहा है, व्हाटएवर। आपको जस्ट एक ग्लिम्स लेने से एक अच्छा हिंट मिल जाएगा कि ओके इस लाइन पे सोचना है मुझे। नाउ स्टार्ट थिंकिंग अगेन ऑन दैट लाइन, नाउ यू हैव गॉट ए हिंट। उस हिंट को लेने के बाद अब आप फिर से ट्राई करना शुरू करो। हो सकता है कि आप क्वेश्चन बना दोगे, हो सकता है कि अभी भी कुछ स्टेप आगे जाने के बाद फिर से रुक जाओ। इन दैट केस अगेन ओपन दैट बुक, रीड द एंटायर सॉल्यूशन, जस्ट रीड इट, डोंट डू एनी वर्किंग, जस्ट रीड इट and make sure that you have understood the steps to be followed to get the answer. जब आपको लगे कि हाँ हमने समझ लिया कि क्या स्टेप्स हैं और क्यों हैं, close the book. Now again try doing it in your notebook. Please don't mind, I am telling you 60% of the times you will still not be able to do the problem. ठीक सुना तुमने, बुक से सॉल्यूशन पढ़ने के बाद भी 60% क्वेश्चन में तुम आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। डजंट मैटर, करो 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 करो, आंसर मिसमैच हो रहा है, अब वापस मैच करो, अपने बुक के सॉल्यूशन को सामने रखो, अपने सॉल्यूशन को सामने रखो। अब देखो कि तुमने कहां मिस्टेक किया है। कहीं आप यूनिट्स में मिस्टेक कर दोगे, मीटर को सेंटीमीटर में लिखना था वो नहीं लिखा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया, और कहीं तो जाके कॉन्सेप्चुअल ही मिस्टेक कर दिया। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मशक्कत करने के बाद, बिलीव मी, उस क्वेश्चन को अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब उसके आसपास उससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन कहीं आएगा, आप जरूर सॉल्व कर दोगे। और अगर आपने एक क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं दिया तो फिर शायद आपने उसको सीखा नहीं। कई बार ऐसा होगा कि आपका सॉल्यूशन और बुक का आंसर दोनों मैच कर रहा है, बट द मेथड्स आर वेरी डिफरेंट। In that case, again you need to stop and think कि आपका आंसर क्यों सही है, ऑथर ने ये पाथ क्यों लिया है, क्या उनका शॉर्टकट है मेथड, या मैंने भूलवश कुछ मेरा आंसर सही आ गया, मैंने कुछ गलत ही किया है। यू हैव टू डू ऑल दीज एनालिसिस। सो डूइंग वन फंडामेंटल क्वेश्चन विल रिक्वायर humongous amount of effort and it will also need a lot of time. Do not worry, this is your learning stage. Do not worry if you have spent 1 hour in a question. No, there is no need to worry at all, let me tell you. ये 1 घंटा बहुत अच्छा बीता, आपने बहुत कुछ सीखा, let me tell you. और आप फटफट सोचोगे कि 1 मिनट में एक ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, आप नहीं सीख रहे हो, टेक माय वर्ड। आप किसी तरीके से आंसर बस मैच कर रहे हो। मोस्ट ऑफ यू, हंसना मत, पर आप में से अधिकांश लोग यही करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, आंसर देख लेते हो, फिर सॉल्यूशन शुरू करते हो। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? यू समहाउ डेस्परेटली ट्राई टू मैच द आंसर। नो, दैट इज नॉट राइट वे। यू हैव टू लर्न द फंडामेंटल्स, and by rigorously analyzing the situation, by comparing your solution to a standard solution, you will learn. You will truly learn. There is no need to do hundreds of questions. This way, even if you do 10 questions, mind you, it is very effective. It is very effective. So this is how you have to do the solved examples. After doing 10, 12, 15 सच प्रॉब्लम्स, लेक्चर में जो क्वेश्चन थे और सॉल्व एग्जाम्पल, अगर मिला जुला के तुमने किसी चैप्टर में दोनों मिला जुला के 20-25 क्वेश्चन भी ऐसे एनालाइज करके कर लिए ना, मैं बोल रहा हूं तुमको वो चैप्टर आ गया है। अब तुम्हारे अंदर से अब आ जाएगी
कि चलो अनसॉल्व क्वेश्चन करके देखते हैं, और तुम कर लोगे मेनी ऑफ देम। लेकिन ये स्टेप्स छोड़ के एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जंप करने से यू आर मिसिंग द रियल चार्म ऑफ लर्निंग। डोंट डू इट, डोंट बी इन ए हेस्ट, डोंट बी इन ए हेस्ट। आराम से पढ़ो, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीबॉडी। आपको किसी फ्रेंड ने कहा कि उसने ये बुक भी बना दिया, वो भी कर दिया, इतने क्वेश्चन कर दिए, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दोज थिंग्स। I haven't seen anybody who has scored 100 out of 100 in JEE advanced exam or even in NEET exam. So don't get distracted by those things. Keep learning at your pace, but make sure you are learning. Make sure you are learning, you are not killing time just by matching your answers and doing this and that. Make sure you are learning. And this is how you learn. सेल्फ स्टडी में आप एक और काम जरूर करेंगे कि ऑलवेज मार्क गुड क्वेश्चंस फॉर रिवाइजिंग लेटर और फॉर लेटर रिवीजन। देखो, हम बहुत मेहनत करके किसी चीज़ को सीख लेते हैं और उसके बाद एक महीने बाद वो चीज़ एकदम से गायब हो जाए हमारे दिमाग से, तो क्या फ़ायदा हुआ उस पढ़ाई का। तो आज लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमने कुछ भी इंपॉर्टेंट बात अगर रियलाइज़ की, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि उसको मार्क करके रखूं प्रॉपरली। मार्किंग आप कैसे करोगे वो आप देखो। आप एक सेपरेट डायरी बना सकते हो या बुक में, वर्कशीट में, पीपीएस में, कहीं भी मार्क कर सकते हो अपनी नोटबुक में कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हियर आई लर्न दिस पॉइंट। लिखो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आई लर्न दिस थिंग, ऐसा होने से ऐसा करते हैं, ये नहीं करते। जो नहीं करते वो भी लिखो कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये किया था और ये गलत हो गया। लिखो ये करना चाहिए, दिस इज राइट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो जब रिवीजन करने जाओगे तो सारी चीजें जो तुमने की हैं वो एक एक स्टेप फिर से रिपीट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमने एक बार पढ़ा किसी चैप्टर को 10 घंटे में, तो जब नेक्स्ट रिवीजन की बारी आए तो वो 3 घंटे में रिवाइज होना चाहिए। उसके बाद जब कभी रिवाइज करूं तो 1 घंटे में रिवाइज होना चाहिए, और उसके बाद जब करूं तो 15 मिनट में होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? जब आपने पहले एफर्ट में, पहले अटेम्प्ट में जितनी इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स थी सबको मार्क किया है, अगले बार जब रिवीजन करने आओगे आपने मार्क करके रखा है कि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, इसमें ट्रिक था, उसी को ट्राई करोगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये हमने लर्न किया लेक्चर में, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये हमने लर्न किया। अगर ऐसे मार्किंग की हुई है तुम्हारी तो रिवीजन का टाइम बहुत कम होगा। यू विल नो कि इन 25 में से इन्हीं 7 क्वेश्चंस को मुझे रिवीजन के समय रिपीट करना है। दे आर ट्रिकी, ये थोड़े से सिखाने वाले हैं, just do 7 questions, rest all are routine questions, you need not repeat them। तो ये मार्किंग करके रखोगे तब तो, नहीं तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे 6 महीने बाद तुम देखोगे कि तुम अथाह सागर में हो। अब कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, तुमने क्या सीखा था, कौन सी चीज़ भूल गए, कुछ पता नहीं होगा तुम्हें। मार्किंग करो, क्या भूल सकते हो ये सोच के रखो, कौन सी इंपॉर्टेंट बात तुमने अभी सीखी उसको तुरंत लिखो, तभी रिवीजन आगे आसान होगा। Next important, of course, step in your preparation is revision। तो रिवीजन को लेके मैं इनफैक्ट काफ़ी कुछ ऑलरेडी बोल चुका कि यू मस्ट डू मार्किंग वाइल टेकिंग डाउन नोट्स, वाइल डूइंग सेल्फ स्टडी, वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और वो जो मार्किंग तुमने की है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, उन्हीं को रिवाइज करना है। सो डू एक्सटेंसिव मार्किंग, highlighting rather, marking means highlighting,
highlighting. Do extensive marking or highlighting during lectures and self-study. They will form base of your revision. These are most important things which you need to revise. Secondly, most of us often misunderstand the meaning of revision. Many of bright students make this mistake. They always keep on searching for new questions. उनको ऐसा लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले के पास एक छुपी हुई किताब है, उसमें से एक छुपा हुआ क्वेश्चन निकाल के वो दे देते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं इतने क्वेश्चन बना लूं कि वो कोई भी क्वेश्चन दे मैंने पहले से बना रखा है। मैं लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। आप 10 लाख क्वेश्चन बना लो, 10 लाख एकवां क्वेश्चन मैं डिजाइन करके देता हूं। आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और तब आप बनाओगे, ये गलत स्ट्रैटेजी है। देयर इज नो लिमिट टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो वी शुड नॉट अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी। हाउएवर आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट डू मेनी क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं, डिस्करेज नहीं कर रहा हूं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन मत करो, करो, बट विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट काउंटिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन and doing question for sake of doing question is not right, कि किसी तरीके से आंसर मैच करा दिया और आगे बढ़ गए, ये नहीं चलेगा भाई। आप अपने स्टडी आवर में हर क्वेश्चन को ड्यू टाइम देकर समझकर फिर अगले पे जाते हो, फिर आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो। लेकिन सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, मम्मी पापा फ्रेंड को बताने के लिए कि मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मत करो। आप अपने पेस पे चलो। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने समझा ये, अब अगले पे चलेंगे। ये समझा, इतने हम इतना समझ पा रहे हैं, वही काफी है। लेट मी टेल यू, वही काफी है। और रिवीजन डजंट मीन कि अब मुझे ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करना है तो आई नीड 20 न्यू क्वेश्चंस। दिस इज अ ग्रेट मिसकॉन्सेप्शन। व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट्स, आप बड़ी मुश्किल से कोई एक क्वेश्चन समझ पाते हो, फैक्ट यही है। फिर से हंसना मत। फैक्ट यही है कि चीजें इतनी मुश्किल हैं कि आप बहुत मुश्किल से एक बात समझ पाते हो। उस बात को बड़ी मेहनत से मैंने समझी और 3 महीने बाद भूल गया। अब वो बात भी नहीं याद है कि मैंने क्या समझी थी। उसी पे क्वेश्चन आया एग्जाम में, मुझे खबर तक नहीं है कि ये किस कॉन्सेप्ट पे है। ये बात तो मैं समझता था पहले, ये भी नहीं याद है आपको। यही सिचुएशन है 98% स्टूडेंट्स की। जो तुमने समझ लिया है उसको तो अपना बनाओ। जो तुमने समझ लिया है वो तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं हुई। उसको ऐसा बैठा लेना है कि उसके आसपास कोई भी क्वेश्चन आए मैं एकदम फ्लूइडिटी के साथ सॉल्व कर देता हूं। ये कैसे होगा? जब जिस बात को हमने समझा है उसी को मैं बार बार रिवाइज करूं। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। आप अभी काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने मार्किंग की है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी रिवाइज करने की बारी आएगी हम उन्हीं को रिवाइज करेंगे। हाँ, हम उन्हीं को रिवाइज करेंगे। उसके बाद भी अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तब फिर मैं नए क्वेश्चन सोचूंगा कि करना चाहिए। अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग न्यू क्वेश्चंस। आपने जिस बात को समझा है बड़ी मेहनत करके, वो खो ना जाए आपके दिमाग से, निकल ना जाए, ये इंश्योर करो पहले। नया खोजने में पुराना सब साफ, तो क्या फायदा होगा? ना नया अपना ना पुराना अपना। तो रिपीट रिपीट रिपीट। रिवीजन माने रीविजन। पीछे जाके देखना कि हमने क्या पढ़ा था, क्या समझा था। जो समझा था उसी को रिकॉल करना, वो ना भूलने पाए। तो रिवीजन मीन्स रिपीट रिपीट रिपीट, नथिंग एल्स। भाई मैं ये कह रहा हूं
1000 क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ में बनाने की बजाय अगर हम 50 क्वेश्चन को अभी से लेके 12th क्लास के एंड तक 5 बार रिपीट कर दें तो ये ज़्यादा काम का हुआ। किसी भी चैप्टर में इतने नए कॉन्सेप्ट्स नहीं होते कि उस पर 500,000 क्वेश्चन बन जाए। 50 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए। उसको मैंने बार बार रिपीट किया तो ये तय है कि उस 50 के आसपास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा। 1000 करने के चक्कर में कुछ भी तय नहीं है, बिकॉज यू हैव नॉट पेड सफिशिएंट अटेंशन टू एनी ऑफ दोस क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आप अपने पेस पे चलो, जितना कर पा रहे हो करो और उसी को रिपीट करते रहो जब जब समय मिले। ठीक है? देयर इज नो होली ग्रेल ऑफ कोर्स। कोई ऐसा नहीं है स्वर्ग का रास्ता कि ये बता दो तो काम हो जाएगा। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना होगा, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। द लास्ट, you attend lectures, you do self study, you keep revising, and then the last is taking test. You need to keep on assessing yourself कि मैं कितना सीख रहा हूं। टेस्टिंग योरसेल्फ। ये जो 3 स्टेप्स आप कर रहे हैं इससे आपको कितना फायदा हो रहा है, कहां आपकी कमजोरी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। जो टेस्ट आप देते हैं, टेस्ट में कितना स्कोर किया पहले, दूसरे, तीसरे टेस्ट में, मेरे हिसाब से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंप्रूवमेंट की फीलिंग आपको हो रही है कि नहीं, टेस्ट आफ्टर टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आर यू इंप्रूविंग? पिछले टेस्ट को देने के बाद आप में से कितने लोगों ने ट्रूली एनालाइज किया कि इस टेस्ट में स्कोर को कैसे मैं हाई कर सकता था, कौन से मिस्टेक मैंने किए जो नहीं करने चाहिए थे, अगली बार मैं नहीं करूंगा। ऐसा कितने लोगों ने किया? आई डोंट थिंक मेनी ऑफ यू। द फैक्ट इज कि पिछले टेस्ट में जो क्वेश्चन आए थे वही पेपर अभी तुरंत दे दूं तुम लोगों को तो सबके तो 100 आउट ऑफ 100 नहीं आने वाले। आई एम डैम श्योर, तुम कुछ भी बोल लो, नहीं आने वाले। मतलब उस टेस्ट में जो 5, 7, 8 क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, आपने दोबारा उसको ट्राई तक नहीं किया है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। टेस्टिंग जो आप कर रहे हो, अपनी टेस्टिंग कर रहे हो आप, वो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, खुद को एनालाइज करने के लिए कर रहे हो। लोग बोलते हैं कि आप हमें ग्राफ बना के दे दो, दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन चार्ट बना के दे दो, बहुत बढ़िया बार चार्ट और पाई चार्ट बना के आपको हम दे देंगे, आप खुश हो जाओगे कि मोमेंटम वालों ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया। नहीं, दैट इज नॉट ट्रू एनालिसिस अकॉर्डिंग टू मी। ट्रू एनालिसिस आप खुद अपना करो कि ये जो टेस्ट मैंने दिया इसमें मेरे स्कोर कम क्यों आए। टेस्ट देने के तुरंत बाद, मैं बता रहा हूं, टेस्ट देने के तुरंत बाद, वेस्ट नहीं करना टाइम, तुरंत बाद पेपर को लेके बैठो और सोचो पहले क्वेश्चन में मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, ये दूसरा क्वेश्चन निगेटिव हो गया, इसमें मैंने कितना टाइम दिया था, ये तीसरा क्वेश्चन भी निगेटिव हो गया, इसमें मैंने कितना टाइम डिवोट किया था, क्यों निगेटिव हो गया, ये 5वां, 6ठा, 7वां सही हो गया, चलो उसको छोड़ो, ये 11वां क्वेश्चन फिर से गलत हुआ, क्यों हुआ, ये 12वां, 13वां मैंने छोड़ दिया, क्यों, टाइम कम पड़ गया, क्या हुआ था वो लिखो, हुआ क्या था एग्जाम हॉल के अंदर उसको लिखो। उस एक्सपीरियंस को तुम सिर्फ उसी समय लिख पाओगे। 2 घंटा लेट कर दिया फिर तुम्हें याद नहीं रहेगा कि क्या बीता था एग्जाम हॉल में। एग्जाम देने के तुरंत बाद आइसोलेट योरसेल्फ, सबसे दूर हो जाओ, आधे घंटे बैठो, लिखो कि तुम्हारे साथ पिछले 3 घंटे में क्या बीता। नोट डाउन एवरीथिंग कि मैं आखिरी के 10 क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं पाया, लिखो। आई डिडंट फाइंड टाइम टू रीड लास्ट 10 क्वेश्चंस और उसमें से 6 बहुत आसान थे, लिखो। यू आर नोइंग द आंसर पर आपको टाइम नहीं मिला, लिखो। आपने क्वेश्चन नंबर 31, 49 और 67 में बहुत टाइम दिया और निगेटिव मार्क्स आ गए, लिखो, ये लिखो। सो जब आप
टेस्ट देने के बाद इस तरह की एनालिसिस लिखोगे, देन यू विल बी एबल टू पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स। मैं एक बात बताऊं, अक्सर आप में से अधिकांश लोग तो यही क्वेश्चन लेके आते हो भाई कि सर टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। फैक्ट ये है कि मैं बता ही नहीं सकता कि आपके टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आते, सिर्फ आप बता सकते हो अपने आप को कि क्यों मार्क्स नहीं आते। वो भी तब जब टेस्ट खत्म होने के तुरंत बाद आप ये लिखो, आप बता पाओगे कि मार्क्स कम क्यों। अब उन कमजोरियों को दूर करने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर प्लानिंग की जा सकती है। यहां उस पे आने के पहले मैं सबसे पहले ये बताऊं आपको कि टेस्ट के दौरान, ड्यूरिंग टेस्ट, हमें क्या करना चाहिए। देखो, सपोज ये एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल में मैं एंटर कर रहा हूं, तो एग्जाम हॉल में एंटर करते समय अब मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, मेरी प्रिपरेशन अब इन्हांस तो हो नहीं सकती। मुझे जितना पता है उतना ही पता है, वो दैट कैनॉट बी एनहांस्ड, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता एग्जाम हॉल के अंदर। तो मैं जितना जानता हूं उसी में बेस्ट स्कोर लेके आना है। क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जो थोड़ा थियोरेटिकल लगता है, पर तरीका तो वही है। लीव ऑल टफ क्वेश्चंस, डू ऑल इजी क्वेश्चंस। सिंपल, यही स्टेप है। डू ऑल इजी क्वेश्चंस। इजी और टफ अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है, इट इज रिलेटिव, बट आपको जो इजी लगा उसको पहले कीजिए। कैसे करेंगे? टेस्ट पेपर, आजकल तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और पढ़ते ही लगता है कि ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने परसों किया था, वैसा ही डायग्राम दिख रहा है, वैसी ही चीजें दिख रही। यस, डू इट देन एंड देयर। क्वेश्चन नंबर 2, वो कुछ देख के ही अजीब सा लग रहा है, 2 लाइन पढ़ा, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, लीव इट देन एंड देयर, तुरंत छोड़ दो उस क्वेश्चन को। एग्जाम हॉल है ये, आपका स्टडी रूम नहीं है। स्टडी रूम होता तो इस क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाते कि कैसे नहीं समझ में आएगा, अभी समझूंगा। एग्जाम हॉल में ये सब नहीं करना है भाई। एग्जाम हॉल में सभी क्वेश्चन के बराबर मार्क्स है, सबसे टफ वाले से लड़ाई नहीं करनी है, उसको एकदम छोड़ देना है। जो आदमी क्वेश्चन पेपर के 3 सबसे कठिन क्वेश्चन को छोड़ देगा तुरंत, वो टॉप कर जाएगा। सभी क्वेश्चन के मार्क्स बराबर हैं, पर सभी इक्वली डिफिकल्ट नहीं है। दैट होल क्वेश्चन पेपर इज डूएबल इन 3 hours। इट डजंट मीन कि हर क्वेश्चन इक्वल टाइम में होंगे। कोई एकदम स्टेटमेंट, थियोरेटिकल स्टेटमेंट है, पढ़ा और आंसर हो गया, कल पढ़ा था। और कोई ऐसा देख के लग रहा है कि वो बहुत लंबा जाने वाला है, डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, या 2 बार पहला 3 सेंटेंस पढ़ा नहीं समझ में, उसी समय डिसीजन लो कि लीव इट। जितनी जल्दी ये डिसीजन लोगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। उसको पढ़ के लगा कि ये कर तो सकता हूं, पर यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट अप्रोच। कर सकता हूं बट आई विल हैव टू ट्राई। छोड़ दो। हाँ, मैंने कहा छोड़ दो भाई, छोड़ दो। अगले क्वेश्चन पे जाओ। वो भी लगा, उसको मार्क कर दो या कहीं लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर सकता हूं, ठीक है, पर अभी करो मत। क्वेश्चन नंबर 4 वो देख के लगा कि अरे ये तो पढ़ा था, थियोरेटिकल क्वेश्चन, ये 2 लाइन में हुआ, ये पट से कर दो। 5 देख के लग रहा है पता नहीं क्या, छोड़ दो। 6 पता नहीं क्या, छोड़ दो। 7 ये लग रहा है कर सकता हूं पर इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट, लेंदी लग रहा है, उसको भी मार्क करके छोड़ दो, अभी करेंगे। 9, 10, 11 लग रहा है एकदम वैसे ही है जैसे क्लास में पढ़ा था, हमने रिवाइज किया था, वैसे ही फटाफट करो। ऐसे करते करते क्वेश्चन 1 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाओ विदिन 2 आवर। 3 घंटे का पेपर है, मैंने कहा ठीक सुना तुमने, 2 घंटे में पेपर खत्म करना है। 2 घंटे में फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन पहुंचना है, लीविंग ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो सबसे आसान वाले हैं वो करने।
अगर 100 क्वेश्चन है मान ले 1 मिनट के लिए, तो लेट मी टेल यू, ऐसे एकदम आसान वाले जो थे ना वो करीब 40-50 थे। ठीक है, वो 2 घंटे में मैंने वो 40-50 कर दिए। कुछ लोग जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत तेज हैं, वो 1.5 घंटे में कर देंगे। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। लेकिन सबसे पहले राउंड में सबसे आसान क्वेश्चन करने हैं। डोंट टेक इट सब्जेक्ट वाइज कि मैं केमिस्ट्री पहले करूंगा फिर मैथ फिर फिजिक्स, नहीं, ऐसा मत करो। क्वेश्चन नंबर 1 से एग्जाम हॉल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, ये टोटल 100 क्वेश्चन है तीनों सब्जेक्ट पे। इसमें जो सारे आसान हैं वो करने मुझे। बेटा अगर तुमने 100 में से 40 से 50 सबसे आसान वाले क्वेश्चन 2 घंटे में 2.5 घंटे में भी कर दिए, उसके बाद तुमसे कुछ नहीं बना, तो भी तुम IIT और मेडिकल में सेलेक्ट हो सकते हो। मेडिकल में मेरा नंबर थोड़ा गलत है, मेडिकल थोड़ा हाई स्कोरिंग एग्जाम है, तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, और एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट 100 में से 75-80 क्वेश्चन इस तरीके से कर ले जाएगा 2.5 घंटे में। तो मैसेज, आई होप यू आर गेटिंग माई मैसेज, कि फर्स्ट राउंड में 2 घंटे 2.5 घंटे 1.5 घंटे जैसा आपको एक फिक्स शेड्यूल बनाना हो बना लो कि इतनी देर में मुझे क्वेश्चन पेपर फर्स्ट राउंड फिनिश कर देना है। उसमें सिर्फ एकदम आसान जो एकदम ऑब्वियस क्वेश्चन है सिर्फ उसी को करूंगा मैं। अब जो बचा टाइम है उसमें आपने जो मार्क करके रखे थे कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं थोड़ा ट्राई करूं तो हो सकता है, उन पे जाइए, अब उनको सॉल्व कीजिए, उनमें से भी आप कुछ कर पाएंगे। दिस विल एंश्योर कि जो आसान क्वेश्चन थे उसमें से एक भी आपका छूटा नहीं, आप सारे आसान क्वेश्चन डेफिनेटली करके आए। बस उसके बाद आपको अफसोस नहीं होगा एग्जाम खत्म होने के बाद कि अरे यार 5 मिनट टाइम होता तो ये कर देता वो कर, कुछ नहीं, आप जो मैक्सिमम स्कोर कर सकते थे वो कर दिया। स्टूडेंट्स, मैंने जो बोला सुनने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। ये टेस्ट आफ्टर टेस्ट जब आप रिहर्सल करोगे, टेस्ट हर टेस्ट के बाद अपने आप को समझाओगे कि नहीं मुझे अगले टेस्ट में तो यही करना है कि 2 घंटे में पूरा पेपर करना है, सारे आसान क्वेश्चन ही बनाना, बार बार बोलोगे 10-20 टेस्ट के बाद तुम देखोगे कि हाँ काफी हद तक तुम इसको कर पा रहे हो। ये एक दिन में अचीव होने वाला नहीं। टेम्पटेशन लगेगा ही कि ये ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा, तुम करने लगोगे, हो सकता है 1 पेज सॉल्यूशन चला गया, कई बार तुम 15 मिनट खर्च कर देते हो एक क्वेश्चन में, और अभी एग्जाम का पहला ही आवर चल रहा है, तो 1 घंटा खत्म हो गया, तुम अभी 7 ही क्वेश्चन कर पाए हो, ऐसे ही हार्ट बीट बढ़ जाती है, फिर तुम कुछ नहीं कर पाते। डोंट डू इट। इजीएस्ट जो एकदम ऑब्वियस लग रहा है कि पढ़ा था एकदम वैसा ही, अभी तुरंत किया, बस वैसे ही क्वेश्चन करने हैं शुरू के 2 घंटे में। किसी तेज स्टूडेंट के लिए 1.5 घंटे में, किसी के लिए 2.5 घंटे में भी कोई दिक्कत नहीं। तो इनके बाद फिर से टेस्ट के बाद आप बैठ के एनालाइज करेंगे कि किस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम दिया जो मैं स्किप कर सकता था। उस पर आपको ये सोचना चाहिए कि देखो इस स्टेप के बाद, यहाँ आने के बाद जब मैं उलझ गया था तो अब मुझे इस क्वेश्चन में टाइम नहीं देना था, यहाँ से हट जाना था। जितनी जल्दी टफ क्वेश्चन को छोड़ोगे उतना ज़्यादा स्कोर करोगे। तो दिस वुड बी योर स्ट्रैटेजी व्हेन यू एंटर द एग्जाम हॉल, and you have to keep on repeating the entire process day after day. Keep on doing this for 2 continuous years and you will be successful. One more thing, last thing that I'll add, everybody tells you that study with focus. सारा ध्यान लगा के पढ़ो, but nobody tells you how to get focused. कभी किसी स्कूल में पढ़ाया कोई चैप्टर है हाउ टू एनहांस माई कंसंट्रेशन? नहीं। हाउ टू इंप्रूव माई कंसंट्रेशन? व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन मीन्स डूइंग वन थिंग एट ए टाइम. This can happen only when you know what you are doing. You have defined what you are going to do in next half an hour or 1 hour. अगर तुम ये डिफाइन कर दो कि तुम अगले आधे घंटे 1 घंटे में क्या करने जा रहे हो तो कंसंट्रेशन बनने के पूरे चांस हैं. आज रात को सोने के पहले
खुद को बताओ, किसी और को नहीं, खुद को बताओ कि कल मैं इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर पे पढ़ाई करूंगा। आप जो भी टारगेट आपका फिक्स करना है नेक्स्ट डे का, खुद को जोर जोर से थोड़ा स्टिफ टारगेट बनाओ, थोड़ा मुश्किल टारगेट बनाओ, थोड़ा मुश्किल बनाओ कि मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बेसिक थ्योरी को रिवाइज करूंगा अपने नोट्स को, और उसके ऊपर ये जो असाइनमेंट मिला इसके 25 क्वेश्चन बनाऊंगा, 10 सॉल्व एग्जाम्पल करूंगा। ये मेरा कल का टारगेट है। ऐसा एक मोटा मोटी टारगेट बनाओ। हाँ, हो सकता है कि उस टारगेट में आप 5 क्वेश्चन कम रह जाओ क्योंकि आपको बहुत एनालिसिस कर करके पढ़ना चलेगा, पर एक टारगेट बनाओ, स्टिफ टारगेट। अब वो टारगेट सेट होने के बाद जब सुबह उठोगे, जब आप स्टडी टेबल पे जा रहे हो, रुको, फिर से जोर से खुद को बोलो कि अगले 1 घंटे में मैं सारा नोट्स रिवाइज करूंगा, लेक्चर में जो क्वेश्चन थे उनको दोबारा करूंगा। बोलो, तुम खुद को जोर से बोलना, धीरे से नहीं, तुम खुद सुन सको साफ साफ। मैं अगले 1 घंटे में ये पूरे लेक्चर नोट्स रिवाइज करूंगा, इसमें जो ये 10 क्वेश्चन एग्जाम्पल सर ने दिए थे इनको वापस ट्राई करके देखूंगा। नेक्स्ट 1 आवर दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। रिमूव ऑल अदर बुक्स फ्रॉम योर टेबल। नाउ यू विल गेट फोकस्ड, नाउ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। ऐसा नहीं करने से आप में से अधिकांश लोग पूरी रात ये करते हैं, आधे घंटे फिजिक्स पढ़ा, नहीं समझ में आया, बंद कर दिया, 10 मिनट केमिस्ट्री पढ़ा, नहीं समझ में आया, बंद कर दिया, 25 मिनट मैथ पढ़ा और फिर सो गए। दिस इज व्हाट यू पीपल डू। स्टॉप डूइंग दिस। कुछ नहीं सीखा तुमने, 2 घंटे की पढ़ाई बेकार गई। जब ऐसे बोल के बैठोगे कि मैं अगले 1 घंटे ये करूंगा, अब देखो कितना अटेंशन, कितना फोकस आएगा। अब उस पर स्टिक रहो, फिर ब्रेक लो, थोड़ा घूमो फिरो, खाओ पियो, मम्मी पापा से बात करो, भाई बहन से बात करो, हंसो मुस्कुराओ। फिर थोड़ी देर के बाद अपना 1 घंटे फिर से गोल डिफाइन करो कि अब मैं ये 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। 15 नहीं हो पाएंगे कोई बात नहीं, 5 ही होंगे, डजेंट मैटर, पर मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। बोल के बैठो, देखो तुम वही करोगे। सो गाइज, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। डोंट मेक इट अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड। IIT JEE इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, लेकिन कठिन सवाल पूछते हैं, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। नीट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स पर कठिन सवाल पूछते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। फंडामेंटल्स पे बेस्ड है मीन्स ऐसी चीजों पे क्वेश्चन पूछते हैं जो हर टेक्स्ट बुक में है। कोई छुपे हुए कॉन्सेप्ट पे सवाल थोड़ी पूछते हैं जो सिलेबस में लिखा ही नहीं है, अचानक से कहीं चला के पूछ दिया। नहीं, दे आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। दे आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स विच आर नोन टू एवरीवन। तो ऐसे एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत यहाँ वहाँ की चीज़ें जमा करके, दूसरे लोगों से डिस्कशन कर करके, ये बुक वो बुक, ये मटेरियल वो चीज़ करके अपने आप को परेशान करने का कोई सेंस नहीं है। इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम इफ़ यू कीप इट सिंपल। तो जितना मटेरियल आपको हमारी तरफ से मिल रहा है उसको ऑनेस्टली ट्राई कीजिए। एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए जैसा मैंने समझाया, and that's all. Nothing else is required. Yes, nothing else is required. पूरे 2 साल के प्रिपरेशन में इस यूनिवर्स में जितने वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सब कहीं ना कहीं से हम आपको अवेलेबल करा ही देते हैं। एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है, पर उसके आसपास कॉन्सेप्ट वाले सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। दिस इज आवर प्रॉमिस टू यू। यू नीड नॉट वरी अबाउट द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर बीइंग गिवन। Just keep on doing what we are asking you to do. So students, thank you.